Now let's start part 2 of basic concepts of costing. लेट्स फर्स्ट सी द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टर्म कॉस्ट ऑब्जेक्ट और इसी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। उसके बाद हम इस पार्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कॉस्ट अलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन कॉस्ट। एंड लास्टली, सबसे लास्ट में हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का आइटम, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, जो एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। फर्स्ट लेट्स सी द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट is a technical name for a product, service, project, department or activity to which cost relates। इसका मतलब है हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम नॉर्मली कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके लिए हमको कॉस्ट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड, तो ये तीनों एक एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गए हैं जिसके लिए हमको कॉस्ट निकालनी है। इसी तरह से डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं ये, जैसे डिपार्टमेंट ए, बी और सी के लिए हमें कॉस्ट पता करनी है, तो डिपार्टमेंट ए, बी, सी को हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली और नैरोली। अगर हम इसको ब्रॉडली डिफाइन करते हैं तो इट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर, or if the cost object is defined narrowly then it is called the cost unit. Now let's see the meaning of cost center. It means a location, person or equipment or group of them for which cost is to be ascertained, जिसके लिए हमें कॉस्ट पता करनी है, ऐसी लोकेशन, पर्सन या इक्विपमेंट को हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। Let's see this cost center with an example. Suppose there are two department B and A. तो ये जो डिपार्टमेंट है ये अपने आप में एक कॉस्ट सेंटर हो सकते हैं because of the location. These are situated at different location. Similarly, there are machines, machine M1 and machine M2. This can also be treated as different cost centers because these are two different equipment. Similarly, there is a security guard. Whatever expenditure जो भी हम खर्च कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड को, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, पता करना है, तो सिक्योरिटी गार्ड जो एक पर्सन है इसको भी हम एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। So here we can see that cost center can be bifurcated on the basis of location, location के basis पे, equipment के basis पे या फिर persons के basis पे we can bifurcate the cost centers. We assign these cost center for cost control purpose. तो cost center बनाने का जो purpose है वो यही है कि हम cost को control कर सकें. That is why we create various cost center. दो तरह के कॉस्ट सेंटर होते हैं, हमने जैसे पहले भी देख लिया है। एक तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर मींस जो इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर मींस विच कंसिस्ट ऑफ लोकेशन और इक्विपमेंट। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो भी मैन्युफैक्चर करती है कुछ प्रोडक्ट, ऐसी कंसर्न में नॉर्मली दो तरह के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड दूसरा है सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल है जैसे मशीन शॉप, मशीन फ्लोर, ये एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। सिमिलरली इस प्रोडक्शन को जो हेल्प करती है यूनिट, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सर्विस कॉस्ट सेंटर। नाउ लेट्स सी द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। A segment of a business for which responsibility is assigned to a specific person, such segment will be treated as responsibility center. For example, Mr. Sharma is charge of stores department. एक store department है जिसके इंचार्ज है मिस्टर शर्मा। तो एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए।
तो स्टोर डिपार्टमेंट एक सेगमेंट है बिजनेस का, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कह सकते हैं। इसी तरह से मिस्टर राम इज इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बीइंग अ सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस कैन बी ट्रीटेड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर विच मिस्टर राम विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए दो कीवर्ड याद रखना है। पहला तो सेगमेंट ऑफ बिजनेस, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे सेगमेंट को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर। अ सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज विच कवर्स कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स जहां पर कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ही, साथ में वो रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, यानी वहां पे कुछ सेलिंग एक्टिविटीज भी होती है और रेवेन्यू आता है उस डिपार्टमेंट से या डिवीजन से। तो ऐसे सेगमेंट्स को हम प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसके दो प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं। एक मोबाइल डिवीजन हो गया, ये एक प्रॉफिट सेंटर हो गया, और दूसरा कंप्यूटर डिवीजन, ये एक दूसरा प्रॉफिट सेंटर हो गया। इफ यू क्लोजली सी, ये दोनों ही डिवीजन जो है, मोबाइल डिवीजन और कंप्यूटर डिवीजन, यहां पर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है और साथ में ये सेल करके रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो इसीलिए यहां इनको हम प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर के लिए एक और टर्म भी यूज होती है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर को कई बार हम इन्वेस्टमेंट सेंटर भी कहते हैं। Now let's see the concept of cost unit. Cost unit means the smallest unit of any product or service for which cost is to be ascertained. तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सबसे छोटी यूनिट या इकाई जिसके लिए हमें कॉस्ट निकालना है, उसे हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं। इट इज द नैरोस्ट लेवल ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग कार, अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें एक कार की कॉस्ट निकालनी है। तो इसके लिए जो कॉस्ट यूनिट होगी वो होगी नंबर ऑफ कार्स, नंबर्स में। सिमिलरली, अगर आप कोई वायर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वायरिंग का, तो वायर के लिए जो कॉस्ट निकालेंगे हम, वो निकालेंगे मीटर्स में, मीटर्स। इसी तरह से अगर आप सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सीमेंट की जो कॉस्ट यूनिट हो सकती है वो हो सकती है टन्स। टन्स में हमें कॉस्ट निकाली, एक टन सीमेंट की कॉस्ट, लाइक दिस। सिमिलरली, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए जो कॉस्ट यूनिट है वो टन्स पर किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, एक टन मटेरियल 1 किलोमीटर तक ले जाने के लिए आपको 10 रुपीज लगेंगे। दिस इज द cost unit for transport, tons, kilometer. Now let's see the concept of cost allocation. Cost that is directly identifiable or chargeable to a specific cost center, जो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कॉस्ट इस सेंटर की है, इस कॉस्ट सेंटर की है। तो ऐसी कॉस्ट को हम उस कॉस्ट सेंटर को चार्ज करते हैं, उसी कॉस्ट सेंटर को, और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप दो तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक है क्ले पॉट और दूसरा है सोप। नाउ यू कैन सी द क्ले यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द क्ले पॉट्स, द रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो क्ले की कॉस्ट है 50,000। अभी कहीं से भी सोप से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली क्ले से रिलेटेड है। तो दिस कॉस्ट ऑफ 50,000, क्ले की जो कॉस्ट है 50,000, इट विल बी अलोकेटेड टू द पॉट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ अलोकेशन इज कॉल्ड कॉस्ट अलोकेशन। नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। व्हेन कॉस्ट cannot be directly identifiable to a specific cost center, जब आप डायरेक्टली इसे किसी एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में सच कॉस्ट इज चार्ज ऑन डिफरेंट कॉस्ट सेंटर ऑन सम प्री डिटरमिन्ड बेसिस। तो किसी एक बेसिस के ऊपर
हम इस कॉस्ट को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में डिवाइड कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री रेंट जो होता है, इट इज अपोर्शन टू डिफरेंट डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, इट इज अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। सो यू कैन सी द बेसिस इज हियर एरिया फॉर रेंट, and for electricity expenses the basis is number of light points. In our example, suppose there are two division, pot and soap. जो एरिया कवर किया है पॉट के डिवीजन ने वो 60% है और 40% एरिया सोप डिवीजन ने किया है। सपोज इस फैक्ट्री का टोटल रेंट अगर 10,000 रुपए है, 10,000 रुपीज, तो दिस 10,000 रुपीज जो रेंट है it will be allocated to these two cost center, pot or soap, on the basis of area, that is 60% and 40%. तो इस तरह से pot division को 60% of 10,000 and 6,000 अपोर्शन हो जाएंगे और सोप डिवीजन को 40% के हिसाब से 4,000 रुपीज अपोर्शन हो जाएंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स जो पॉट डिवीजन है उसमें 4 हैं और सोप डिवीजन में 1 है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टोटल बिल इलेक्ट्रिसिटी का 5,000 आता है तो 4,000 अलोकेट हो जाएगा पॉट को, क्योंकि 4 नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, और सोप डिवीजन को हो जाएगा 1,000। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। Now let's see the concept of cost absorption. Distribution of indirect cost to the final product is called the cost absorption. Cost absorption के लिए 2 कीवर्ड याद रखना है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है वो हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट को बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज, उसके बेसिस पे आप एब्जॉर्ब करा सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर आवर रेट या मशीन आवर्स रेट। वी विल टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, एज वी हैव सीन, वी आर मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स, एक तो क्ले पॉट्स बना रहे हैं और दूसरा सोप बना रहे हैं। अब इन दोनों प्रोसेसेस में जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज होता है, ऑयल जो मशीन में यूज होता है, दोनों ही मशीन्स में यूज होता है, क्ले पॉट मैन्युफैक्चरिंग और सोप मैन्युफैक्चरिंग के, उसकी जो कॉस्ट है वो है 7,500। ये फाइनल प्रोडक्ट में ऑयल नहीं आता, इसलिए ये जो कॉस्ट है ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। बट ये मटेरियल, ऑयल मटेरियल जो है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये दोनों जगह यूज हो रहा है, पॉट में भी और सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी। तो इस कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को, हम पॉट और सोप मैन्युफैक्चरिंग में एब्जॉर्ब करा सकते हैं ऑन सम बेसिस। तो फॉर एग्जांपल, हम इसको डायरेक्ट मटेरियल का जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे एब्जॉर्ब करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्ले मैन्युफैक्चरिंग में जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है क्ले की वो है 50,000 रुपए। इसी तरह से सोप मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज हुआ है केमिकल, रॉ मटेरियल इज केमिकल फॉर सोप मैन्युफैक्चरिंग, वो है 25,000 रुपए का। तो ये 2:1 का रेशियो हो गया डायरेक्ट मटेरियल का। सो 7,500 जो ऑयल की कॉस्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल की, जो दोनों जगह यूज हुआ है, बट कहाँ कितना हुआ है वो हमें नहीं मालूम। तो 7,500 को हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के रेशियो में इन दोनों प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2:1 में अगर 7,500 को डिवाइड करेंगे तो 5,000 एब्जॉर्ब कर लेगा पॉट मैन्युफैक्चरिंग और 2,500 कॉस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा सोप मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज द रेशियो ऑफ 2:1। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। इट इज दैट कॉस्ट which is required to convert the raw material into the finished product. So it includes cost of direct labor, direct expenses and indirect cost, that is the overhead cost. इन तीनों से मिलके कन्वर्जन कॉस्ट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो आपको दे रखी है वो है 50,000 रुपए,
और इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो पॉट है उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी उसको हम कहेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। तो इसमें आएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मान लीजिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 20,000 रुपए, direct expenditure is 5,000 and other indirect cost, that is the overhead cost, is 10,000. So the total of these, that is 35,000, will be treated as conversion cost. Conversion means converting this raw material of 50,000 to the final product. The conversion cost is 35,000. Now we are going to study the most important item, that is the cost control and cost reduction. ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. I will explain this with the help of a diagram. Whenever we manufacture any product, सबसे पहले प्रोडक्शन से पहले उसकी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दी जाती है बाय द टॉप मैनेजमेंट. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट. अब फॉर एग्जाम्पल ये पॉट मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर दी है 18 रुपीज, डायरेक्ट मटेरियल जिसमें 10 रुपीज लगना चाहिए, डायरेक्ट लेबर 5 रुपीज का, एंड ओवरहेड शुड बी 3 रुपीज, तो टोटल हो गई इसकी कॉस्ट, वन पॉट की कॉस्ट 18 रुपीज. ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है. अब ये जो कॉस्ट है उसको एग्जीक्यूटिव जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेबर्स, उनको ये मेंटेन करना पड़ता है. इसको हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल. इन एनी केस दे हैव टू मेंटेन दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ 18, और या इस कॉस्ट को अप टू 18 मेंटेन करना पड़ता है. तो प्रेशर रहता है एग्जीक्यूटिव पे टू मेंटेन द कॉस्ट अप टू 18, दैट इज अप टू द स्टैंडर्ड कॉस्ट. इस केस में, कॉस्ट कंट्रोल के केस में, प्रेशराइजिंग सिचुएशंस रहती है एम्प्लॉयज पे, और समटाइम्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मे गेट अफेक्टेड इन द कॉस्ट कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, सपोज 10 रुपए से रॉ मटेरियल के प्राइस 12 रुपए हो जाते हैं, तो कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव को यूज करना पड़ता है पुअर क्वालिटी मटेरियल, रॉ मटेरियल जो 10 रुपए तक आ जाता है. तो ऐसे केस में वो कॉस्ट 18 रुपीज के अंदर अंदर रख सकते हैं. लेकिन ऐसे केस में पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल से उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो खराब हो सकती है. इसी तरह से कभी अगर डायरेक्ट लेबर के चार्जेस बढ़ जाते हैं, 6 रुपीज हो जाते हैं 5 से, तो ऐसे केस में एग्जीक्यूटिव्स में यूज सेमी स्किल्ड लेबर जो 5 रुपए तक मिल जाए पर यूनिट के हिसाब से, तो ऐसे में भी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है. So you can see that the cost control is basically lower level of employees, lower level जो shop floor पे काम करते हैं उनसे ये related रहता है और उनको maintain करना रहती है cost. That is what we call cost control. It is a routine matter for them. On the other hand, if we see the cost reduction, it is related with the top level management. In this cost reduction, the organization try to reduce the cost to below 18. For example, यहाँ पर 18 रुपीज कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इससे भी कॉस्ट कम कैसे हो इसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, और they try to reduce the cost below the standard. That is called cost reduction. मेन इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है आपको, दिस कॉस्ट रिडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी. इसका मतलब क्वालिटी मेंटेन रखते हुए आप जब कॉस्ट को स्टैंडर्ड से भी नीचे ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, बाय यूज ऑफ एडवांस मशीन use of advanced machine can increase the output of the product. आउटपुट बढ़ने से जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है और ओवरहेड की कॉस्ट है पर यूनिट, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट लेबर 5 रुपए था तो अभी 4 रुपए हो गया है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है. ओवरहेड 2 रुपीज पर यूनिट हो गया है. सो ओवरऑल कॉस्ट अगर आप इसमें डायरेक्ट मटेरियल मिला दे 10 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट हो गई है 16. By use of improved machinery, you can reduce the cost by increasing the output, and actual reduction of the cost takes place in cost reduction without affecting the quality. Following are the points you have to write in the exam.
if the question comes on cost control and cost reduction. Cost control, it's a preventive function. Cost reduction, on the other hand, it's a corrective function. In cost control, efforts are there to achieve the standard cost, and cost reduction, it's an achievement in itself. It reduces the cost below standard. Cost control में the quality may get affected. On the other hand, in cost reduction, quality is not get affected. Cost control is a routine matter for the employees, whereas cost reduction, it's an evolution of new things or ways. Cost control is done at executive level, that is the lower level of employees. Cost reduction takes place as the highest level of the employees. Now we have come to the end of this part. For any doubt or query, you can call at this number, and don't forget to revise and give the test.